लखनऊ डायरी में आपका सवाल है। आज मैं आपके रूबरू अवध के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के बेटे नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर के सिलसिले की चौथी और आखिरी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। कुछ दिन बाद नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर और उनकी वालदा अफजल महल और उनकी दादी बादशाह बेगम और एक खादिमा को लेफ्टिनेंट शेक्सपियर की कमान में कानपुर के लिए रवाना किया गया। लखनऊ से कानपुर के रास्ते में जगह जगह पहरा बैठा दिया गया था ताकि कैदियों के सिलसिले में किसी भी तरह का फसाद न हो सके। इन कैदियों का काफिला कानपुर पहुंचकर परमिट कोठी में उतारा गया। कोठी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। फ़कत एक दरवाज़ा आमद-ओ-रफ्त के लिए खुला रखा गया। परमिट कोठी में ये कैदी 3 माह तक रहे, जिनकी निगरानी जनरल स्टीवसन को सौंपी गई थी। सामीन हज़रात, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बकौल अंग्रेज़ मौरख़ीन और उनके ज़रख़रीद हिंदुस्तानी तारीख़दानों ने बादशाह बेगम और मुन्ना जान के वाक़े को अहमक़ाना फ़ेल करार दिया है। अगर ये लोग इतने ही अहमक और कम अक़ल थे तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन 2 कमज़ोर औरतों और एक नासमझ बच्चे को इतने सख्त पहरे में क्यों रखा, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी का खात्मा भी कैद खाने में ही हुआ। इस वाक़े को अंग्रेज़ों और उनके ज़रख़रीद मौरख़ीन ने जितना भी हल्का बनाकर पेश किया हो, मगर इसकी गहराई इस बात का सबूत है कि बादशाह बेगम एक बहादुर और हौसलामंद खातून थी। वो अंग्रेज़ों की चालबाजियों को अच्छी तरह जानती थी। तारीख़ की ये बदकिस्मती है कि जब भी किसी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई या उठाने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। मौरख़ीन ने चंद सिक्कों की लालच में इन वाक़यात को एक नादानी भरा कदम करार दिया है और अंग्रेज़ों के जुल्म को फरागदिली से तशबीह दी और उनकी जालिमाना कार्रवाई को हुकूमत के हक़ में एक अच्छा फ़ैसला करार दिया। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जान दी उनको गद्दार और अहमक करार दिया। बहरहाल परमिट कोठी में 3 माह कैद में रहने के बाद इन कैदियों को 15 अक्टूबर 1837 में 2 कंपनी गोरी पलटन और 1 कंपनी घुड़सवार फौज की निगरानी में कानपुर से चुनारगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। चुनारगढ़ पहुंचकर उसी वक्त रात के अंधेरे में इन कैदियों को किले के कैदखाने में डाल दिया गया, जहां न बिछाने के लिए कुछ था और न ही बैठने को कुछ सामान। पथरीले फर्श पर ये कैदी बैठ गए। अंधेरे कैदखाने में बेकस और लाचार औरतें रोने लगीं। बादशाह बेगम इन सबको तसल्ली देती जाती थीं और अपने पोते मुन्ना जान को सीने से लगाए अल्लाह से दुआ करती रहीं। चुनारगढ़ के राजा को जब इन कैदियों की खबर मिली तो वो उनसे मिलने आए और कैदियों को मुखातब करके समझाया कि मुझे देखो, कभी इस किले में बादशाह था, मगर इन मक्कार अंग्रेज़ों के हाथों अपने ही किले में कैदी हूँ। वक्त गुजरता रहा, कैदी अंग्रेज़ों का जुल्म सहते रहे। जब गवर्नर जनरल किला चुनारगढ़ आया तो बेगम साहिबा ने उसको पैगाम भिजवाया कि मौसम गर्मा में गर्मी और पत्थर की तपिश से बेमौत मरते हैं। अगर तुम्हारे मुजरिम हैं तो हमें कत्ल कर डालो। इस कैद से बेहतर तो होगा कि मौत को गले लगा लिया जाए। गवर्नर जनरल ने इन कैदियों को उनके संगी कमरे से बाहर खुली हवा में निकलने की इजाज़त तो दे दी, मगर फौजी निगरानी में। इन बदनसीब कैदियों को हुकूमत अवध की तरफ से रेजिडेंट की मार्फत 1600 रुपये माहवार बादशाह बेगम को और 800 रुपये माहवार मुन्ना जान को मुकर्रर किए गए थे, जिसकी वजह से इन कैदियों की ज़िंदगी कुछ बेहतर हो गई थी। मगर कैद तो कैद होती है। 11 फरवरी 1846 में नवाब रफ़ीउद्दीन हैदर उर्फ मुन्ना जान का इंतकाल हो गया। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। नवाब की लाश को वहीं किला चुनारगढ़ के किसी कोने में खामोशी के साथ दफना दिया गया। मुन्ना जान के इंतकाल के बाद बादशाह बेगम भी बीमार रहने लगी थी और 1 साल बाद 1847 में उनका भी इंतकाल हो गया। उनकी लाश को मुन्ना जान के पहलू में दफना दिया गया। बाकी बची औरतें भी किले चुनारगढ़ में मरखब गईं। अवध के इस बदकिस्मत शहजादे का मुख्तसर जिक्र आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अवध का ये बदकिस्मत शहजादा बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की औलाद था या नहीं, ये एक ऐसा उलझा हुआ मसला है जिस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। हम वही जानते हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें दिखाया और सुनाया। किसी भी तारीख़दान ने न तो इस पर कुछ लिखा और न ही अंग्रेज़ों की गढ़ी हुई इस कहानी की पर उंगली उठाई, बल्कि अंग्रेज़ों की इस फर्जी दास्तान को नमक मिर्च लगाकर पेश किया गया। जबकि मैं बयान कर चुका हूँ कि बादशाह बेगम और एक कमसिन शहजादा और चंद दीगर खवातीन को किला चुनारगढ़ में फौज के पहरे में रखा गया था। लखनऊ से कानपुर तक के रास्ते पर सख्त पहरा बिठा दिया गया था। मुस्तकिल एक फौजी दस्ता कमज़ोर कैदियों की निगरानी पर तैनात रहता था। क्या ये तमाम बातें इस बात की दलील नहीं कि बादशाह बेगम एक अक्लमंद और बहादुर खातून थी? अंग्रेज जानते थे कि अगर मुन्ना जान तख्ते हुकूमत पर बैठे तो हुकूमत की बागडोर बादशाह बेगम के हाथ में आ जाएगी और वो अंग्रेजों को अपनी मनमानी नहीं करने देंगी।
بادشاہ بیگم جانتی تھی کہ انگریز نواب رفیع الدین حیدر کی جگہ کسی اور کو تخت پر بیٹھائیں گے، اس لیے انہوں نے الماس باغ میں رہ کر اپنی فوجی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ تاریخ اودھ پر لکھی گئی کتاب قیصر التواریخ میں لکھا ہے کہ وارث تخت کے سلسلے میں ریزیڈنٹ سے جب گورنر جنرل نے پوچھا کہ تم نے قریبی شاخ کو چھوڑ کر بعید پر کیوں گئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک نوجوان نصیر الدین حیدر ہمارے سر درد کے لیے کیا کم تھا کہ دوسرے جوان کا انتخاب کرتے، اس وجہ سے ہم نے جان بوجھ کر ایک بزرگ کو تجویز کیا۔ ریزیڈنٹ کے جواب سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نواب وزیر علی کی طرح کسی نوجوان کو تخت نشین ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اودھ کے نویں حکمران اور تیسرے بادشاہ نواب محمد علی شاہ کا ذکر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔